राजधानी दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत के कई इलाकों में पिछले कई दिन से गर्मी का भीषण प्रकोप लोगों के ऊपर पड़ रहा है। लोगों को इतनी ज़्यादा गर्मी राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में महसूस हो रही है कि दिन के समय लोगों को गर्मी से बचने के लिए पंखे, कूलर और एयर कंडीशन का भी सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताज़ा अपडेट की बात करें तो आपको ये जानकारी दे देते हैं कि फिलहाल दिल्ली एनसीआर के लोगों को इस भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। अगले 48 घंटे दिल्ली और एनसीआर लोगों के लिए और ज़्यादा गर्मी लेकर आएंगे। मौसम विभाग का कहना है कि जो तापमान है वो तकरीबन 38 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर तकरीबन 40 डिग्री सेल्सियस भी पहुंच सकता है। यानी अगले 48 घंटे दिल्ली एनसीआर के लोगों को गर्मी का 40 डिग्री का टॉर्चर सहना पड़ सकता है। हालांकि अगर हम बात करें अगले 48 घंटे बाद क्या होगा तो उसकी भी जानकारी आपको दे देते हैं। दरअसल भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जो ताज़ा अपडेट जारी किया है उसके अनुसार एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आज सक्रिय हो चुका है, जिसका असर हमें जो है वो आज जो है ज़्यादातर देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर के जो वैली वाला इलाका है, यहाँ से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो आगे बढ़ेगा, जम्मू कश्मीर की ओर आज आगे बढ़ेगा, उसके बाद हिमाचल प्रदेश पहुंचेगा, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई ऊंचे जो इलाके हैं वहाँ पर तेज़ बारिश के साथ साथ बर्फबारी होने की जो संभावना है वो मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। तो इसलिए जो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रहा है, बर्फबारी पहाड़ों पर पड़ रही है, तो 27 मार्च के बाद राजधानी दिल्ली में 31 मार्च तक जो है वो तापमान हल्का जो है वो कम हो सकता है। हालांकि मौसम में जो है वो कहना कि नरमी जरूर आएगी, लेकिन दिल्ली के आसमान में तेज धूप ऐसे ही खिली रहेगी। और अगर हम बात करें यहाँ हरियाणा की और उसके साथ साथ राजस्थान की, तो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हुआ है उसकी वजह से हरियाणा और ये खासतौर पर राजस्थान में जो है वो लू चलने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है आज के लिए। हालांकि जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो जाएगा और ये गुजर जाएगा, उसके बाद जो ठंडी हवाएं हैं पूर्वी पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर से मैदानी इलाकों तक पहुंचेंगी, जिसकी वजह से मौसम जो है वो सुहावना बने रहने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। वहीं अगर आप यहाँ पर बात करेंगे पश्चिम बंगाल की तरफ, तो यहाँ पर भी उड़ीसा में मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जताया है उसके अनुसार यहाँ पर भी हीट वेव होने की संभावना है। तो यानी कुल मिला के मौसम की अगर बात करें तो दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत के कई इलाकों में अगले 48 घंटे जो है वो ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। हालांकि अगले 48 घंटे बाद यानी 27 मार्च के बाद जो है वो कहीं ना कहीं मौसम में परिवर्तन होगा, लेकिन वो परिवर्तन इतना ज़्यादा नहीं होगा। जो गर्मी लोगों को महसूस हो रही है वो थोड़ी गर्मी कम होगी, लेकिन आसमान में धूप इसी तरीके से खिलती रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली के अंदर सेना मुख्यालय में तैनात कर्नल पुष्पिंदर भाट और उनके बेटे के साथ हुई मारपीट का मामला अब हाई कोर्ट के अंदर पहुंच गया है। इस पूरे मामले को लेकर कर्नल भाट के परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की थी और सरकार की तरफ से हालांकि मुख्यमंत्री ने भी परिवार को मिलने का समय दिया है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई और कर्नल भाट के वकील की तरफ से हाई कोर्ट से डिमांड की गई कि पंजाब पुलिस के अधिकारियों के इस पूरे घटनाक्रम में शामिल होने के चलते पुलिस के खिलाफ निष्पक्ष जांच और कार्रवाई नहीं हो सकती, और इसी वजह से उन्होंने मांग की कि ये पूरा मामला किसी केंद्रीय एजेंसी को जांच के लिए सौंप देना चाहिए। हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए पंजाब पुलिस के सीनियर अधिकारियों को फटकार लगाई और उन्होंने ये सवाल किया कि घटना के तुरंत बाद इस पूरे मामले पर FIR दर्ज क्यों नहीं की गई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो पुलिस अधिकारी इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे उनका मेडिकल टेस्ट क्यों नहीं कराया गया और मेडिकल की रिपोर्ट इस पूरे मामले के साथ अटैच क्यों नहीं की गई। कई तरह के सवाल हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर किए और साथ ही पंजाब सरकार को भी हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले के अंदर नोटिस जारी करके अगले 2 दिन में जवाब देने को कहा है और विस्तृत रिपोर्ट पंजाब सरकार से मांगी है। और हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी के अंदर ये भी कहा कि अगर पंजाब पुलिस इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती तो क्या ये मामला सीबीआई को जांच के लिए दे देना चाहिए। तो कुल मिलाकर अब इंतजार इसी बात को लेकर है कि 2 दिन बाद पंजाब सरकार इस पूरे मामले में अपनी विस्तृत रिपोर्ट में क्या कुछ दावा करती है। हालांकि पंजाब के DGP भी इस पूरे मामले को लेकर पहले स्टेटमेंट दे चुके हैं कि इस घटना को पंजाब पुलिस वर्सेस आर्मी नहीं बनाना चाहिए, लेकिन कई तरह के सवाल जो है इस घटना को लेकर सामने आ चुके हैं। अब देखना होगा
2 दिन बाद यानी कि जब 28 तारीख को इस मामले की सुनवाई होगी तो क्या सीबीआई जांच के लिए हाई कोर्ट कोई ऑर्डर देता है या नहीं देता, ये देखने वाली बात रहेगी। कैमरामैन निशान के साथ में नवदीप छाबड़ा, JK24/7 न्यूज, चंडीगढ़। नमस्कार, आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। मैं आपके साथ ताबिश कमाल हूँ। मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट साजिद भी हैं। दिल्ली में आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट पेश कर दिया। 1 लाख करोड़ का ये बजट पेश किया गया है, जिसमें संकल्प पत्र के तमाम वादों को पूरा करने की कोशिश की झलक साफ दिखाई दे रही है। दिल्ली में जिस वक्त दिल्ली की मुख्यमंत्री बजट पेश कर रही थी तो उन्होंने साफ कहा कि हम ये बजट दिल्ली की जनता से किए गए वादों को पूरा करने के आधार पर पेश कर रहे हैं। बजट शुरू होने से पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मंदिर गई, जहां वो मंदिर से निकलते वक्त उन्होंने हालांकि मीडिया से बात नहीं की, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि बजरंग बली सबका भला करेंगे, दिल्ली में राम राज्य लौट आया है। उसके बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री वहां से अपनी पूरी कैबिनेट के साथ दिल्ली सचिवालय पहुंची, जहां पर कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई। बजट से पहले जो अहम बैठक हुई उसमें कई बातों पर चर्चा हुई। इस चर्चा के दौरान दिल्ली के अंदर पेश होने वाले बजट को लेकर तमाम मंत्रियों ने अपनी अपनी राय भी रखी। हालांकि उसके बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जब बजट पेश किया तो उसमें साफ दिख रहा था कि दिल्ली में उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया गया है जहां पर बीजेपी ज़्यादा अच्छा कर पाई। जिन सेक्टर में ख़ास तौर से व्यापारी वर्ग को खुश करने के लिए बोर्ड का गठन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि व्यापारियों को अब तक नज़रअंदाज किया गया था और अनदेखी की गई थी और उनको किए गए वादों को हम पूरा कर रहे हैं। दिल्ली में स्वच्छ जल के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और ऐसे में पानी की चोरी रोकने के लिए टैंकर में GPS लगाया जाएगा और स्वच्छ पानी के लिए स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। साथ ही दिल्ली के सड़क परिवहन व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए बजट में ख़ास कदम उठाए गए हैं। हालांकि इसको लेकर के अपोजिशन ने अपना कटाक्ष भी किया है। अपोजिशन ने कहा कि सरकार ने जिस तरह से संकल्प पत्र के वादों को छोड़ा है वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि बीजेपी ने अपने तमाम वादे पूरे नहीं किए हैं। हालांकि ये पहला बजट था और अभी इस 5 साल के अंदर और बजट सरकार को पेश करने हैं, जिसमें बीजेपी ये दावा कर रही है कि हम एक एक करके अपने तमाम वादों को पूरा करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। उत्तर प्रदेश में मायावती बसपा सुप्रीमो ने आज अपने आवास पर बैठक करी। यह बैठक थी दलितों, आश्रितों, पिछड़े वर्ग और उन लोगों की जो बैकवर्ड से आते हैं। साफ तौर पे इन सभी की बैठक में उन्होंने दलितों की, आश्रितों को, पिछड़ा वर्गों को, अनुसूचित जनजातियों का किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार में शोषण हो रहा है, इन तमाम मुद्दों को रखा। इस बैठक में दलित, आश्रित, पिछड़ा, अनुसूचित जनजाति वर्ग के सभी लोग मौजूद रहे। साथ ही साथ बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश में जोर शोर से अभियान चलाएंगे। जो शोषित पिछड़ा वर्ग दलित लोग हैं उनका लगातार सरकार शोषण कर रही है और इन शोषित वर्गों को हमें न्याय दिलाना होगा। न्याय तभी मिल सकता है जब सब एकजुट होकर के एक रूप में, एक स्तंभ पर साथ में खड़े नज़र आएँ। साफ तौर पे दलितों, पिछड़ों, अनुसूचित जनजातियों की राजनीति उत्तर प्रदेश के लिए बेहद प्रसिद्ध रही है। कोई भी पार्टी रही हो, हमेशा दलितों, पिछड़ों और निराश्रित, आश्रित वर्ग के लोगों को साध कर आगे बढ़ने का काम किया है और मायावती इन सब की मसीहा के रूप में रही हैं। जब मायावती अपने कार्यकाल में यानी कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थीं, तब उन्होंने दलितों के लिए तमाम तरीके की नई योजनाएं लाई थीं और उन योजनाओं का क्रियान्वयन कराने का काम किया था। वहीं अब भारतीय जनता पार्टी पर मायावती ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह वो पार्टी है जिसमें दलितों, पिछड़ों, आश्रितों और अनुसूचित जनजाति के लोगों का शोषण किया जा रहा है और वह इस शोषण को बर्दाश्त नहीं करेंगी। इसलिए सभी को एकजुट होकर के सामने आना चाहिए और अब पूरे उत्तर प्रदेश में दलितों का, पिछड़ों का, अनाश्रित लोगों का, अनुसूचित जनजाति के लोगों का एक अभियान शुरू होगा जिसकी अगुवाई मायावती कर रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश स्तर पर, बूथ स्तर पर एक अभियान चलाया जाए जिसमें इन सभी वर्ग के लोगों को मजबूती देने का काम किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, JK24/7 न्यूज़, लखनऊ।
नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं धनराज गर्ग, राजधानी देहरादून से, और बात करेंगे चार धाम यात्रा में ठगी को लेकर, क्योंकि लगातार हम देखते हैं, पिछले दिनों हमने देखा जो पिछली यात्राएं हुई उनमें देखा कि जैसे ही चार धाम यात्रा शुरू होती है तो ऑनलाइन ठगी करने वाले भी कहीं ना कहीं देखा जाए कि एक्शन मोड में नज़र आते हैं। क्योंकि जो ऑनलाइन टिकट बुक की जाती है, चाहे वो फ्लाइट की टिकट हो या फिर अन्य तरह के जो रजिस्ट्रेशन है वो किए जाते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं ऑनलाइन ठगी करने वाले लोग जो हैं वो ठगी करते हैं और लोग उसका शिकार होते हैं। तो इस शिकार से बचने के लिए कहीं ना कहीं इस बार साइबर कमांडो का गठन किया गया है, और उत्तराखंड के अंदर ये साइबर कमांडो ऐसे ठगों पर नज़र रखेगा कि जो इस तरह के कृत्य करते हैं, यानी कि लोगों को ठगने का काम करते हैं, उन पर कार्रवाई करने के लिए एक साइबर कमांडो बनाई गई है। और जो साइबर कमांडो है ये ऐसे लोगों पर नज़र रखने के साथ साथ उन लोगों को गिरफ्तार भी करेगा, और गिरफ्तार करने के बाद उनको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम भी करता हुआ नजर आएगा। क्योंकि आप देखिएगा कि चार धाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हो रही है, और अभी तक देखा जाए तो कुल 4 दिन अभी रजिस्ट्रेशन शुरू हुए हैं। तो उसमें देखा जाए तो रिकॉर्ड तोड़ जो रजिस्ट्रेशन है वो इस समय उत्तराखंड के अंदर चार धाम यात्रा को लेकर किए गए हैं। यानी कि 4 दिन के अंदर ही 6 लाख का जो आंकड़ा है वो पार कर चुके हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार चार धाम यात्रा में 50 लाख से भी अधिक जो श्रद्धालु हैं वो कहीं ना कहीं पहुंच सकते हैं। और व्यवस्थाओं की यदि हम बात करें, क्योंकि जब 19 से ज़्यादा श्रद्धालु चार धाम यात्रा में पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं जरूर चरमराती हैं। लेकिन इससे पहले कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लगातार अधिकारियों को निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं कि उत्तराखंड की जो चार धाम यात्रा है वो सफल तरीके से सफल हो, और किसी भी तरह का व्यवधान उसमें ना पड़े, उसके लिए तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो की जाए। और लगातार देखा भी जा रहा है कि शासन प्रशासन कहीं ना कहीं अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। कैमरामैन वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून। कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय के तरफ से जिलों में विशेष निर्देश भेजे गए हैं। साथ ही साथ IG और ADG को भी कहा गया है कि अपराध को कम करने की कवायद की जाए। यानी जिस तरह से पिछले कुछ दिनों पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की थी, और बैठक में लखनऊ में जो महिला की ऑटो में बैठाकर अगवा करने की घटना की गई थी, जिसमें उसकी हत्या हो गई थी, उस पूरे मामले को लेकर और सीतापुर में पत्रकार की हत्या होने को लेकर भी मुख्यमंत्री काफ़ी नाराज दिखे। और शायद यही वजह है कि उन्होंने कमिश्नर लखनऊ को भी कड़ी फटकार लगाई, और साथ में DGP को भी विशेष निर्देश दिए कि कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के जो निर्देश हैं वो पूरी तरह से अमल में लाए जाएं। लगातार कहीं ना कहीं आपराधिक घटनाओं को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो भी अधिकारी लचर रवैया रखेंगे, ऐसे अधिकारियों के ऊपर कहीं ना कहीं आने वाले समय में कार्रवाई की बात भी कही गई है। यानी साफ तौर पे उन्होंने ये कहा है कि जहां पर लापरवाही बरती जाएगी या अपराध के मामले ज़्यादा बढ़ेंगे, वहां पर अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई होगी। देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार कह चुके हैं कि जो भी आपराधिक घटनाएं करने वाले लोग हों उनके खिलाफ कहीं ना कहीं प्रभावी कार्रवाई हो। साथ ही साथ जो पूर्व में जिनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, ऐसे अपराधियों को चिन्हित कर कहीं ना कहीं उनको निगरानी में लाया जाए। देखने वाली बात यह होगी कि अब मुख्यमंत्री और DGP के निर्देश के बाद कितना कुछ असर उत्तर प्रदेश के जनपदों में पुलिस के ऊपर पड़ता है। कैमरामैन जुबेर के साथ उमेश मित्रा, JK 24/7 लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण में रोज़मर्रा अवैध निर्माण की खबरें आ रही हैं। ख़ास तौर पे 7 जोन में हालात बहुत ख़राब हैं। पतली पतली गलियों में बहुमंजिला इमारतें बन रही हैं, कमर्शियल अपार्टमेंट बन रहे हैं। गोल दरवाज़ा जो हेरिटेज जोन में आता है वहाँ पर अवैध निर्माण ज़ोरों शोरों से चल रहा है। शिकायतें होने के बाद भी जोन 7 के AEJ आँख मूंद कर अवैध निर्माण में भागीदारी करते हुए बिल्डरों का साथ देते हैं। हैरत की बात यह है कि न्यायालय द्वारा LDA ट्रिब्यूनल कोर्ट द्वारा ध्वस्तीकरण और सीलिंग के आदेश की धज्जियां उड़ाते हैं AEJ, और ख़ास तौर पे ये VC महोदय की तरफ से आदेश है कि हर 7 दिन में सीलिंग आदेशों का अनुपालन करते हुए देख रेख करेंगे क्या बिल्डिंग में सील बिल्डर ने खोल दी है या नहीं खोल दी है। मगर JE और AE फील्ड में न जाकर आंखें मूंद कर
खासतौर पे सील तोड़वा कर बिल्डरों का सहयोग कर अवैध निर्माण ज़ोरों शोरों से चला रहे हैं। एक ताज़ा प्रकरण चौक कोतवाली के बगल में ऑक्सफोर्ड इंटर कॉलेज है, जहां लैंड यूज़ को बगैर चेंज किए हुए कमर्शियल अपार्टमेंट और ख़ास तौर पे कमर्शियल दुकानें बनाई दी गई हैं। वहां पर करोड़ों रुपए की हड़पने की फिराक में है बिल्डर जो है ध्वस्तीकरण का आदेश हो चुका है। उस ध्वस्तीकरण के आदेश को छुपाकर रजिस्ट्री में ख़ासतौर पे ये अंकित किया जाता है कि वाद विवाद से ग्रस्त नहीं है। धोखा देकर कंज्यूमर को इतना बड़ा फ्रॉड करने की फिराक में है बिल्डर। वहाँ पर दुकानें बेचने की फिराक में है, फ्लैट बेचने की फिराक में, करोड़ों की हेरा फेरी के चक्कर में है, जिसमें साफ जोन के क्षेत्रीय अधिकारी भी मिली भगत और साठगांठ में शामिल हैं। अब ऐसे कंज्यूमर जिनको ये पता नहीं है कि न्यायालय में वाद चल रहा है और इस बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण का आदेश हो चुका है, वो अगर दुकानें खरीद लेंगे, फ्लैट खरीद लेंगे तो उनका क्या हाल होगा आने वाले कल में, वो सिर्फ मुकदमे झेलेंगे। आखिरकार ऐसे बिल्डरों पे शिकंजा क्यों नहीं ज़िला प्रशासन शासन शिकंजा कसता है, ताकि वो कंज्यूमर को या ख़रीदार को धोखा ना दे सकें। आखिरकार ऑक्सफोर्ड इंटर कॉलेज, जहाँ पे कॉलेज स्कूल चलता था, वहाँ पे इतनी बड़ी अवैध इमारत कैसे बन गई, और ख़ास तौर पे उस पे जो है तमाम आदेश ध्वस्तीकरण के हो चुके हैं, मगर अभी तक LDA द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई क्यों नहीं की गई। कैमरा पर्सन जुबैर के साथ रज़ा अब्बास, लखनऊ, JK न्यूज़। नमस्कार, मैं देव प्रकाश, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। बिहार विधान परिषद में आज एक बार फिर विरोधी दलों के द्वारा जोरदार हंगामा एवं प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं राबड़ी देवी के बीच भी नोकझोंक हुई। आपको बता दें कि आज बिहार विधान परिषद में राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी विधायक थे वो हरे रंग का टी शर्ट पहन कर आए थे और उसमें एक स्लोगन लिखा हुआ था। उसमें स्लोगन में लिखा हुआ था, अति पिछड़े जाति को 65% आरक्षण दिया जाए एवं भाजपा एवं NDA आरक्षण चोर है, जिसको लेकर नीतीश कुमार ने थोड़ा नाराज़गी दिखाई एवं वो अपनी कुछ बात को रखना चाहे, जिसके बीच में ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कुछ बोलना चाहा, जिस पे नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी पर तुम ताम पे उतर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारे इस पार्टी में क्या है, कुछ नहीं है, जो भी है तुम्हारे हाउसमेट का है, तुम बैठ जाओ। जिसको लेकर राबड़ी देवी एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में नोकझोंक हुई। विपक्ष के द्वारा ये बार बार मांग किया जा रहा था कि बिहार में अति पिछड़े जाति को 65% आरक्षण दिया जाए, जिसको लेकर सदन से लेकर सदन के बाहर तक हल्ला हंगामा किया गया विरोधी दलों के द्वारा। एवं जितने भी राष्ट्रीय जनता दल के विधायक थे उनके टी शर्ट में स्लोगन लिखा हुआ था, जिसको लेकर नीतीश कुमार ने नाराज़गी दिखलाई। आपको बता दें कि इसके पहले भी बिहार विधानसभा विधान परिषद में पक्ष और विपक्ष में दोनों एक दूसरे पर हमलावर थे और प्रतिदिन पक्ष और विपक्ष में हमला एक दूसरे पर किया जा रहा है। आज भी एक नए मुद्दे को लेकर, आरक्षण के मुद्दे को लेकर बिहार विधान परिषद में विरोधियों दल के द्वारा हंगामा किया गया। इसमें नीतीश कुमार ने अपना सफाई देते हुए नजर आए एवं वो अपना आग बबूला खो बैठे एवं राबड़ी देवी पर उन्होंने हंसते हुए लहजे में कहा कि तुम्हारा इस पार्टी में क्या है, तुम्हारा इस पार्टी में कुछ नहीं है, जो भी है तुम्हारे हाउसमेट का है, मतलब कि लालू प्रसाद का है, तुम बैठ जाओ। उसके बाद राबड़ी देवी बैठ गई। उसके बाद सदन से लेकर सदन के बाहर तक विरोधी दल के द्वारा जोरदार तरीके से नारेबाजी एवं हल्लाबाजी किया गया। उन्होंने आरक्षण के मुद्दे को लेकर बार बार अपने मांगे को ले रहे थे, लेकिन अब देखा जाए तो बिहार विधान परिषद 28 मार्च तक चलने वाला है। बिहार विधानसभा 28 मार्च तक चलने वाला है। ये पूरा सदन जो 1 महीने का चला, इसमें विरोधी दल के द्वारा सरकार को घेरते हुए नजर आए गए और सरकार भी मुस्तैद होकर अपने जवाब में सफाई देने के लिए नजर आए। जिस प्रकार से देखा जाए कि बिहार विधानसभा हो या परिषद हो, प्रतिदिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर बिहार विधानसभा और परिसर में एक दूसरे पर हमलावर होते आ रहे हैं और नए नए मुद्दों को लेकर हंगामाबाजी किया जा रहा है। कैमरा पर्सन अजय के साथ देव प्रकाश, JK 24/7 न्यूज़, पटना। उत्तर प्रदेश के औरैया में एक बार फिर दिल दहला देने वाली खबर निकल करके आई है, जहां पर शादी के महज 15 दिन बाद पत्नी ने अपने पति की हत्या करा दी और इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा पुलिस ने अब किया है। आपको बता दें कि औरैया में प्रगति की शादी अनुराग के साथ हुई थी,
जो शादी को लेकर नाखुश थी। शादी से पहले ही उसने अपने प्रेमी से मिलकर के अपने पति की हत्या कराने की साजिश रच डाली थी, लेकिन उसने शादी के 15 दिन बाद जो उसको शादी में पैसे मिले थे मुंह दिखाई के, उनको शूटर को देकर अपने पति की हत्या करा दी। आपको बताएं कि प्रगति ने यह भी दावा किया है कि उसकी शादी घर वालों ने बिना उसकी राजी के की थी, जिसको लेकर वो नाखुश थी। हालांकि पुलिस की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि प्रगति अपने पति की हत्या के बाद अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी। जो उसका प्रेमी था वो एक ट्रैक्टर ड्राइवर था और जो उसका पति है वो करोड़पति है। तो उसकी जो नीयत थी वो यह थी कि वो अपने पति की हत्या कराकर उसको रास्ते से हटाकर अपने प्रेमी के साथ रहे। इसको लेकर उसने भाड़े के सूटों से अपने पति की हत्या कराई। इस हत्या के खुलासे तक जो पुलिस पहुंची है वो व्हाट्सएप के जरिए उसने अपने पति की लोकेशन भेजी थी और उस लोकेशन के जरिए ही उसकी हत्या की गई थी। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके पति के जो बॉडी है उसमें करीब 9 जगह जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निशान मिले हैं चोट के, और जो पिस्टल है उससे गोली मारकर उसकी हत्या की गई थी। हालांकि औरैया पुलिस ने अब तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और तीनों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर में। और पीलीभीत की बड़ी खबर को लेकर के मैं हूं आपके साथ ऋतिक द्विवेदी। होली के बाद अब मौसम का मिजाज बदलने लगा है। पीलीभीत की बात करें तो जिले में सुबह से ही तेज तापमान के साथ खिलती धूप से भीषण गर्मी पड़ रही है और शाम होते ही लू जैसी ठंडी हवाएं चल रही हैं। बदलता यह मौसम का मिजाज अब लोगों को बीमार कर रहा है। आलम यह है कि जिला अस्पताल की ओपीडी में अब मरीजों की भीड़ बढ़ती जा रही है। आंकड़ों की बात करें तो कल जिला अस्पताल की ओपीडी में 1700 से अधिक मरीज पहुंचे हैं। इनमें से हर तीसरा व्यक्ति बुखार, जुकाम, खांसी की समस्या से परेशान था। आलम यह था कि पर्चा काउंटर के बाहर से लेकर फिजिशियन कक्ष के बाहर तक मरीजों की कतार ही नजर आई। भीड़ अधिक होने से अस्पताल में अव्यवस्थाएं भी हावी रही हैं। धक्का मुक्की के बीच जैसे तैसे मरीज पर्चा बनवा कर डॉक्टर के पास पहुंचे तो वहां भी लंबी लाइन लगी मिली। अस्पताल में सीट की व्यवस्था कम पड़ी तो मरीज जमीन पर बैठकर ही अपने नंबर आने का इंतजार करते दिखाई दिए हैं, तो कुछ मरीज बिना दवा और जांच के ही वापस लौट गए हैं। हालांकि मौसम में हो रहे बदलाव को लेकर डॉक्टर गंभीरता बरतने की बात कह रहे हैं। डॉक्टर का कहना है कि दिन में गर्मी और शाम होते ही मौसम ठंडा हो रहा है। ऐसे में जरा सी लापरवाही लोगों को बीमार कर रही है। ऐसे में बच्चों का अधिक ध्यान रखने की जरूरत है। रात को पंखा ना चलाएं। इसके साथ ही ठंडी चीजें खाने पीने से भी परहेज करने की डॉक्टर सलाह दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कपिल गुप्ता के साथ मैं ऋतिक द्विवेदी, JK 24/7 न्यूज पीलीभीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल। हरियाणा में पिछले दिनों नगर निकाय और नगर निगम चुनाव हुए, इसके साथ ही मेयर का इलेक्शन भी जो है कराया गया। इसका रिजल्ट आने के बाद हरियाणा में 9 जगहों पर मेयर प्रत्याशी बीजेपी की बनी, तो वहीं हरियाणा के अलग अलग ज़िलों में नगर पार्षद और परिषद के साथ वार्ड पार्षद का भी चुनाव किए गए। ऐसे में आज सभी नगर निगम के मेयरों को और पार्षद और परिषद के जो चुने गए लोगों को उनको शपथ दिलाने का काम हरियाणा में किया गया। इसी को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में जितने भी पार्षद प्रतिनिधि चुने गए हैं वो किसी भी भेदभाव के बिना अपने क्षेत्रों में काम करने का काम करें ताकि लोगों को पूरी सुविधाएं मिल सकें। तो वहीं उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र में कोई भी भेदभाव नहीं करना है और सरकार की ओर से 587 करोड़ रुपए भी जो है नगर निगम और नगर परिषद को देने का ऐलान किया गया था। ऐसे में जो पार्षद हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में सरकार से जुड़ी हुई योजनाएं और जो काम है उनको आसानी से जन जन तक पहुंचाने का काम करें। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपील करते हुए यह भी कहा कि हरियाणा सरकार नशे के खिलाफ
अभियान चलाए हुए है और उस अभियान में सभी को साथ आकर एकजुटता से काम करना होगा। तो वहीं हरियाणा सरकार की ओर से एक ऐप लॉन्च की गई है जिसमें नशे के बारे में आसपास की जानकारी दी जा सकती है और उसकी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। ऐसे में हरियाणा सरकार अब चाहती है कि हरियाणा से पूरी तरह से नशा मुक्त जो है वो किया जा सके, ताकि युवा आने वाले समय में नशे की जो लत है उससे दूर रहें। तो वहीं हरियाणा के आज नवनियुक्त पार्षद और निगम पार्षदों को शपथ दिलाने का काम किया गया, जिनकी संख्या करीब 667 से अधिक है। ऐसे में मेयर प्रत्याशियों से भी साफ तौर पर यही संदेश देने का काम किया गया है कि नगर निगम में अधिक से अधिक काम करें, ताकि लोगों की जो समस्याएं होती हैं वो दूर की जा सकें। सरकार के पास जो फंड था वो पूरी तरह से बजट में जो लाया गया है, इसका भी फायदा नगर निगम के पार्षदों को आने वाले समय में देखने को मिलेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता के जो रुके हुए पिछले लंबे समय से जो कार्य थे वो अब नए पार्षद और मेयर बनने के बाद कितने पूरे हो पाएंगे, या फिर जनता को अभी भी कामों के लिए इंतजार करना पड़ेगा। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, जेक 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर में। और मैं देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह आपके सामने हाजिर हूँ बड़ी खबर लेकर के। उत्तराखंड के स्वास्थ्य सेवाओं में एक बड़ी प्रगति देखने को मिली है। उत्तराखंड में 18 ड्रग निरीक्षकों यानी ड्रग इंस्पेक्टरों की नियुक्ति पे आज शासन ने मुहर लगा दी है। स्वास्थ्य सचिव IAS डॉक्टर राजेश कुमार ने इन नियुक्तियों पे मुहर लगा दी और कहा कि बहुत लंबे समय से इन नियुक्तियों की प्रक्रिया चल रही थी, जिसको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद बहुत जल्दी पूर्ण किया गया। उन्होंने कहा कि इन 18 ड्रग इंस्पेक्टरों की नियुक्ति से उत्तराखंड राज्य में मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और क्वालिटी कंट्रोल में काफ़ी प्रगति देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं काफ़ी चुनौतियों से गुजर रही हैं और इन चुनौतियों को एक एक कर बहुत तेज़ी से दूर किया जा रहा है। डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा कि इन ड्रग इंस्पेक्टरों की नियुक्ति से न केवल राज्य में दवा उद्योग को गति मिलेगी, बल्कि गुणवत्ता भी बनाए रखने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि लंबे समय से राज्य में इन ड्रग इंस्पेक्टरों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही थी, जिसके पूर्ण होने के बाद उत्तराखंड में दवाओं के निर्माण में और तेजी आएगी और उसका जो क्वालिटी है उसको कायदे से नियंत्रित किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत तेजी से उत्तराखंड प्रगति कर रहा है और शासन के स्तर से जिस तरह से उनको निर्देश मिल रहे हैं, पूरी उम्मीद है कि आने वाले कुछ महीनों में उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर बदली हुई नजर आएगी और इसका सीधा लाभ उत्तराखंड की जनता को मिलेगा। कैमरा सहयोगी संचित शर्मा के साथ JK 24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह। छत्तीसगढ़ के साहू समाज के द्वारा लंबे समय से भक्त मां कर्मा माता के नाम से डाक टिकट जारी करने की मांग को लेकर के जो है आज पूरा हो गया है और भक्त माता कर्मा जयंती के 109वीं जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय मंत्री तोखन साहू सहित तमाम मंत्रियों के मौजूदगी में जो है आज जो है भक्त माता कर्मा के नाम से जो है 500 रुपये का जो है टिकट जो है जारी किया गया। आपको बता दें कि लंबे समय से साहू समाज के द्वारा मां कर्मा के नाम से जो है जो डाक टिकट जारी करने की मांग की जा रही थी, जिसको लेकर के जो है आज जो है पूरा हो गया। आपको बता दें कि इस अवसर पर जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को बधाई दी, साहू समाज को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मां कर्मा जयंती के अवसर पर आप सभी को बधाई और माता कर्मा जयंती का जो आशीर्वाद है वो पूरे प्रदेश में बना रहे। उन्होंने कहा कि लंबे समय से साहू समाज के द्वारा उनके नाम पर डाक टिकट की मांग की जा रही थी, जिन्हें प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री तोखन साहू के जो है अनुशंसा पर जो है ये जो है आज जारी कर दिया गया। तो कहीं न कहीं बड़ी खुशी की बात है। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू का आभार व्यक्त किया। वहीं इस पूरे टिकट जारी करने के बाद में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि मां कर्मा ने पूरे
जो है देश में जो है और प्रदेश में सहित जो है हमेशा प्रेरणा उन्नति के लिए जो है काम किया और उनके नाम से जो है डाक टिकट जो है आज जारी किया। कहीं न कहीं ये खुशी की बात है। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि लंबे समय से साहू समाज के द्वारा मां भक्तकर्मा के नाम पर डाक टिकट जारी करने की मांग की जा रही थी, जिन्हें जो है आज प्रधानमंत्री के अनुशंसा पर जो है उन्होंने अनुमति, जिसके आधार पर जो है आज पूर्ण हुआ। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है। आपको बता दें कि साहू समाज के द्वारा बड़ी संख्या में साहू समाज छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं और लंबे समय से ये मांग की जा रही थी कि मां कर्मा के नाम से जो है डाक टिकट जारी किया गया। खास करके बड़ी आबादी साहू समाज की छत्तीसगढ़ में निवासरत है। इसके साथ ही और कई राज्यों में भी साहू समाज के बड़े लोग जो हैं, तो कहीं न कहीं साहू समाज के लोग मां कर्मा के नाम से जो है टिकट जारी होने पर काफी प्रसन्न हुए और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित केंद्रीय मंत्री सभी को उन समाज के द्वारा आभार व्यक्त किया गया। कैमरामैन नोमेश साहू के साथ शंभू राही, JK24 न्यूज, रायपुर।